के बाद अब हुकूमत ने 1 हफ्ते का टाइम लिया है, लेकिन इसके साथ ये बहुत अच्छा फैसला है कि चेयरमैन नैब अदालती अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस हों जल्द निपटाया जाए। शवाहिद रिकॉर्ड करने के अमल को भी तेज़ करके जल्द मुकम्मल किया जाए। अदालतों को जल्द मुकदमात के फैसले करने और मुकदमात में इल्तवा न देने की हिदायत भी की गई है और ये हुक्म जो है बड़ा ज़बरदस्त है और इस पर अमल दरामद अब देखते हैं कैसे होता है। अदालत ने चेयरमैन नैब को अदालती अहकाम पर ये कहा कि हर सूरत इसको यकीनी बनाया जाएगा। फिर नैब इस्तगासा के गवाहान की हाजिरी को भी यकीनी बनाया जाए और इसके साथ साथ ये जो डिसीजन है ये कराची को लाखड़ा प्लांट केस की 1 हफ्ते का फैसला जो है उसमें सुनाया गया और उसमें 1 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म देते हुए हिदायत जो जारी की गई उसमें ये बात हुई कि इस समय जितने भी करप्शन के केसेस हैं या जिस तरह से भी नैब और एहतसाब अदालत इस चीज़ को आगे लेकर चलती है, नैब प्रोसिक्यूशन करती है और फिर अदालत उसको आगे लेकर चलती है, मिनिमम टाइम फ्रेम में इसको सॉर्ट आउट किया जाए और आई थिंक इससे बहुत सी पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज हैं, पॉलिटिकल कंफ्यूजन जो है उनकी वो क्लियर हो जाएंगी। डिलेइंग टैक्टिक्स बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, कहते हैं प्रोसिक्यूशन बड़ी वीक है नैब की, इसलिए इतना टाइम लगता है और इतनी डेट्स दी जाती हैं। अब ये रोज़ाना की बुनियाद पर होती है तो फिर कैसे इस पर अमल दरामद होगा? साहबजादा मुजफ्फर अली नैब प्रोसिक्यूटर लॉयर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर अली साहब। वालेकुम सलाम। मुजफ्फर साहब, जैसे कि ये अहकामात आए, पहले तो एक अहकामात ये भी आए थे कि 120 नई एहतसाब अदालतें बनाई जाएं, लेकिन वो भी थोड़ा टाइम मिल गया, 1 माह की मोहलत मांगी गई है। अब ये बताएं कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि गवाहान हैं, फिर उनके बयान क्रमबंद करने होते हैं, फिर कुछ रिकॉर्ड लेकर आना होता है। क्या ये रोज़ाना की बुनियाद पर होगा या फिर हर रोज़ाना डेट पे डेट ही मिलती रहेगी? देखें, बात दरअसल ऐसी है कि ये तो एक बहुत खुशाइंद फैसला है कि जो करप्शन के केसेस जो आज उनकी तादाद तकरीबन मेरे ख्याल है कि 1250 हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में और जैसे कि आपको मालूम भी होगा कि 24 अदालतें हैं इन 1250 केसेस को डील करने के लिए तो ये तो एक बहुत खुशाइंद फैसला है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन पास की कि इन मुकदमात को आप डेली बेसिस पे आप चलाएं और इसकी प्रोसीडिंग्स चलें। ये उन केसेस के लिए भी बहुत अच्छा है कि क्योंकि जो इल्तवा का शिकार हैं और जिसमें प्रोसिक्यूशन जो है वो साबित नहीं कर पाती, उसकी वजह यह है कि गवाह जो है वो वफात पा जाते हैं, 10-10 साल से केसेस पड़े हैं और जो मुल्ज़िमान हैं उनके लिए भी एक बड़ी तकलीफ होती है कि वो हर पेशी पे पेश हो रहे हैं पिछले 10-10 साल से। तो ये तो बड़ा ज़रूरी था, ये एक अच्छी बात है। लेकिन बात इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक डिफ़िकल्टीज ज़रूर आएंगी क्योंकि ये जो मुकदमात हैं इनमें एट एन एवरेज जो है 30 से 40 गवाह होते हैं। तो अगर वो गवाह जो हैं वो कैसे मुमकिन है कि वो डेली बेसिस पे उनकी कंप्लीशन हो जाए एविडेंस की? उसकी रीज़न ये है कि अब जो मुल्ज़िमान हैं उनकी भी तादाद एट एन एवरेज जो है 3 से 4 होती है एक रेफरेंस में। उन सब के अलग अलग वकील होते हैं। अब गवाह ने जब आके एग्जामिनेशन चीफ रिकॉर्ड करानी है उसके बाद उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं डिफेंस के जो वकील हैं, तो वो जितना मर्जी टाइम ले उनको कानून इजाजत देता है कि जी कि आप इनसे गवाह आपके पास है तो आप उससे पूरे सवालात करें और अगर उनका राइट अगर बिल पर खत्म कर दिया जाता है तो वो फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट में जब केस चला जाता है तो वो एपेलेंट फोरम के जाने की वजह से केस की प्रोसीडिंग्स भी स्टे होने के खदशात होते हैं। तो इस तरीके से इट प्रैक्टिकली थोड़ा सा ये दोनों ही प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस काउंसिल को साथ देना पड़ेगा। लेकिन इस पे मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी नैब के ऊपर आ गई है। उसकी रीजन ये है कि अब नाउ आई एम अपेयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंस काउंसिल्स। नैब में आपने देखा होगा रिसेंट एक अमेंडमेंट लाए थे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के ऊपर और वो मिसयूज अथॉरिटी जो है वो ये है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम कोई गलती से कोई ऐसा काम कर देता है लेकिन उसमें कोई बेनिफिट नहीं लेता, यानी उसमें कोई ब्राइब नहीं लेता, कोई उसमें रिश्वत नहीं लेता, तो वो जुर्म नहीं बनता। नैब के जितने भी इस टाइम केसेस ये जो 1250 केसेस है इसमें मेजॉरिटी केसेस ऐसे केसेस हैं जिसमें जो सरकारी मुलाजिम है उसने अपना मिसयूज अथॉरिटी किया लेकिन कोई बेनिफिट की एविडेंस जो है वो नहीं है। तो जब ये रिसेंट अमेंडमेंट आई थी तो उस रिसेंट अमेंडमेंट में बहुत सारी दरखास्तें फाइल की गई फ्रॉम द डिफेंस काउंसिल्स और वो आपको मालूम है कि कानून में एक ऐसी दरखास्त है जिसको कहते हैं 265 के, अगर आप रेफरेंस में वो फाइल करते हैं तो उस दरखास्त से ये फायदा होता है
कि इतनी बड़ी जो एक्सरसाइज होती है फ्यूटाइल, तमाम गवाह आए और उसके बाद फिर अपनी एविडेंस रिकॉर्ड कराएं, फिर उसके बाद मुल्जिम का स्टेटमेंट हो, और ये तकरीबन इतना टाइम ले जाता है ट्रायल का। तो वो जो दरखास्त है उसमें अगर वो कोर्ट देख सकती है कि जी क्या ये केस ऐसा है कि ये कन्विक्शन की तरफ जाए, क्या प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो वो अगर नहीं है तो उसी टाइम फैसला कर देती है। तो ये रिसेंट अमेंडमेंट में जो अब तक मेरे इल्म में है कि वहां पे जब ये आई थी मिसयूज अथॉरिटी को उन्होंने क्लैरिफाई और डिफाइन कर दिया था, तो काफी सारे रेफरेंसेस जो हैं वो जो है खत्म हो चुके थे, बल्कि उनको क्वैश कर दिया गया था इन द लाइट ऑफ दैट रिसेंट अमेंडमेंट। तो नैब के ऊपर ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आ चुकी है कि वो ऐसे केसेस में देखें कि अगर वहां पे कोई ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं है और कोई मुल्जिम है और वो किसी मिसयूज अथॉरिटी के चार्ज में वो अपना फेस कर रहा है प्रोसीडिंग्स, तो मेरे हिसाब से उसको 265 में नैब को खुद कहना चाहिए इस एविडेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये भी जो हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि व्हाइट कॉलर क्राइम एक तो प्रूव करना बड़ा मुश्किल काम है, डिले बहुत हो जाता है, और आपके साथ आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया भी था जिसमें ये आपने तमाम मुहर्रिकात बयान भी किए थे, जो अभी आप वो बातें कर भी रहे थे, वो भी ऑब्वियसली एलिमेंट से ऐड ऑन हो जाते हैं। 1 महीने के अंदर क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, ख़ास तौर पर अगर हम पॉलिटिकल केसेस को भी जहन में रखते हुए, सिनेरियोस को भी जहन में रखते हुए, जहां 1.5 साल 2-2 साल से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और अभी तक रेफरेंस दायर नहीं हुआ, बहुत से ऐसे केसेस भी हैं, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये 1 मंथ टाइम? मैं अर्ज करूं ना, इट इज मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली पॉसिबल तभी हो सकता है कि अगर एक अदालत में सिर्फ 5 मुकदमे हो। देखें 1250 केसेस 24 अदालतों में, तो एट एन एवरेज 40-50 केसेस तो हैं कम से कम। तो अदालतों का जो इस टाइम के ऊपर जो है वो बहुत कम अदालतें हैं, अदालतें बढ़ानी चाहिए। और अब जहां तक मैंने ये कहा कि इट इज प्रैक्टिकली इट डज नॉट सीम कि, लेकिन फिर भी अगर डे टू डे प्रोसीडिंग्स होती हैं एटलीस्ट महीना नहीं, जो कि कानून में प्रोवाइडेड है 1 महीना। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन की जाए, क्योंकि ये मुनासिब नहीं लगता कि 30 डेज में कभी इतना बड़ा करप्शन का केस का हल निकल आए जो कानून में लिखा है। उन्होंने कहा इसके ऊपर लेजिस्लेशन करें, कोई रीजनेबल टाइम डालें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रिसेंट ये भी डायरेक्शंस आई हैं, ये उन्होंने कहा कि डे टू डे प्रोसीडिंग्स करें। वो उन्होंने ये नहीं कहा 1 महीने में, उन्होंने कहा उन्होंने जिस केस में पावर प्लांट का जो कराची का केस था उसमें उन्होंने एक टाइम सही जी हमारा राब्ता उनसे बहाल हुआ, आई थिंक सिग्नल्स ड्रॉप हो गए। और अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है, सही कह रहे हैं। डे टू डे अगर हम ये करेंगे इसके ऊपर समाज, तो ये जो केसेस हैं इनके मसाइल जो कह रहे हैं कि जो उसमें आ रही हैं प्रॉब्लम्स, वो भी दूर हो सकती हैं। इसके अलावा